हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे। जनरल साइंस का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जो कि क्लास 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें हमारा जनरल साइंस का जो टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड की या रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें एनसीईआरटी पूछी जा रही है, 11th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो भी यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने स्तर से इसके होते हैं, किस किस स्तर पर इसके खतरे हैं और किस स्तर पर इसका संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा इनके जो संरक्षण कंजर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें एग्जिट टू कंजर्वेशन, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन पढ़ा था, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्व, जो भी मेन है वो मैंने आपको पढ़ाए थे। आज की हम बात करने वाले हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका जो सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, उसके लिए कौन सी संस्था काम करती है और ये संस्था क्यों इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें आज हम पढ़ेंगे आईयूसीएन के बारे में। आईयूसीएन जो कि एक संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम करती है। इसके अलावा इसके द्वारा एक बुक जारी की जाती है, रेड डाटा बुक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और इसमें कई कैटेगरीज हैं इन्होंने दे रखी हैं, जिनमें जो अलग अलग प्रजाति स्पीसीज हैं, जानवरों की है, पक्षियों की है, जो भी स्पीसीज हैं उनको इन्होंने वर्णन दिया हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में बायोडाइवर्सिटी के लिए कितने सम्मेलन अभी तक हो चुके हैं और अभी जो वर्तमान में इसके लिए क्या प्रोग्राम तय किए गए हैं, कौन से संरक्षण के सब प्रोग्राम है, कौन से सम्मेलन या इसके लिए आयोजित किए जा रहे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। साथ में पिछली कक्षाओं में आए हुए जो पीवाईक्यू हैं इसके, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, सतत विकास या बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको वीडियो को आप पूरा और अच्छे से देखना। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आईयूसीएन। आई फुल नाम है आईयूसीएन से बनता है। आई क्या है? आई यानी इंटरनेशनल, यू यानी यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आईयूसीएन का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ध्यान रखना, कई बार इसका नाम ही पूछ लिया जाता है। हिंदी में इसका नाम हम देखें तो क्या हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। प्रकृति के लिए संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसको बोला जाता है। ठीक है। इसकी स्थापना सर जुलियन हक्सले ने की थी, जो यूनेस्को में काम करते थे, जो यूनेस्को के लिए काम कर लेते। सर जुलियन हक्सले, उन्होंने इनकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी आईयूसीएन की। फॉन्टेनब्लू, फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। कौन से स्थान पर? फॉन्टेनब्लू, फ्रांस में की गई थी। लेकिन इसका जो वर्तमान मुख्यालय है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है आईयूसीएन का वर्तमान मुख्यालय। जब इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, तब इसे आईयूपीएन के नाम से जाना जाता था, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता था, जिसे 1956 में बदलकर इसका नाम आईयूसीएन कर दिया था। तो ध्यान रखना, 1956 तक इसका नाम आईयूपीएन था, लेकिन अभी इसका नाम आईयूसीएन है। और इसके अलावा इसका बाद बीच में भी एक बार और नाम चेंज हुआ था, जिसमें 1990 से 2008 के बीच में इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन या डब्ल्यूसीयू के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इसको कि बीच में डब्ल्यूसीयू किसका नाम था? आईयूसीएन का नाम था। आईयूसीएन का बीच में नाम क्या कर दिया गया था? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी इसका नाम कर दिया गया। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया आईयूसीएन के बारे में, कि कैसे इसकी स्थापना हुई, स्थापना के समय इसका नाम और इसका मुख्यालय कहाँ है। अब एक प्रमुख वैश्विक संगठन है जो 1948 में स्थापित हुआ था। सदस्यता में हम इसमें बात करें तो इसमें सरकारी और गैर सरकारी एनजीओ संगठन दोनों इसमें काम करते हैं। यानी यह सरकार और नागरिक समाज संगठनों का एक सदस्यता संघ है, यानी इसमें गवर्नमेंट भी काम करती है और नॉर्मल स्तर पर एनजीओ या जो पर्सनल रूप में इसमें व्यक्ति भी इसमें जुड़े हुए होते हैं। आईयूसीएन अपनी प्रसिद्ध रेड लिस्ट के माध्यम से संकटग्रस्त प्रजातियों का मूल्यांकन और रिपोर्ट करती है और दुनिया में लुप्त प्राय जीवों का सबसे व्यापक डेटाबेस तैयार करती है। जो आईयूसीएन के द्वारा तैयार की गई सूची है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है। जो लुप्त प्राय जो जीव हैं उनका सबसे अधिक अच्छा व्यापक डेटाबेस तैयार करती है। ठीक है, जिसे आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, अगर पूछ भी ले तो किस नाम से जाना जाता है? आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। रेड लिस्ट क्या है? यह प्रजातियों जैसे मुख्य रूप से पशु, कवक और जो पौधे हैं उनके विलुप्त होने की जोखिम का मूल्यांकन करती है कि यह प्रजाति खतरे में है, तो इसका कारण क्या है,
और उसका खतरे का लेवल कहाँ तक पहुंच चुका है, इन सबके बारे में बताने का काम करती है। इसके अलावा IUCN का कार्य क्या है, मुख्य रूप से सतत विकास करना, पर्यावरण कानून और प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देना, और इसके अलावा ये संस्था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जैव विविधता के सतत उपयोग के लिए कार्य करती है। यानी एक लाइन में बोले तो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जैव विविधता के सतत उपयोग के लिए कार्य करती है। पूछ सकते हैं IUCN का मुख्य कार्य क्या है। नीति निर्धारण, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर काम करता है और पर्यावरण सम्मेलन जो भी होते हैं जैसे रामसर कन्वेंशन, सिटीज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो भी सम्मेलन होते हैं उनमें IUCN की इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो क्या होता है, IUCN में 6 विशेष आयोग होते हैं। यानी IUCN 6 आयोग है जो संरक्षण जैसे प्रजाति जीवन रक्षा आयोग, विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग पर काम करती हैं, और मुख्य रूप से 17,000 से अधिक वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इसके विभिन्न आयोगों के माध्यम से प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। यानी 6 विशेष आयोग इसके अंतर बने हुए हैं और इसमें लगभग 17,000 से अधिक वैज्ञानिक काम करते हैं। ये इसकी थोड़ी सी इसकी जानकारी है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, IUCN यूनेस्को जैसी संस्थाओं को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करता है। यानी जो भी यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल शामिल किए जाते हैं तो उसकी IUCN के द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट बनाई जाती है, उनको पहले वैल्यू दी जाती है, एवल्यूएशन किया जाता है, तब जाके यूनेस्को के उसमें प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। UN पर्यवेक्षक के रूप में भी काम करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखना, ऑब्जर्वर का दर्जा भी इसको प्राप्त है। कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अब है, ये तो हुई IUCN की नॉर्मल जानकारी। अब है IUCN के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो IUCN के मेन ऑब्जेक्टिव्स देखें तो IUCN का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में प्रकृति के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और साधन प्रदान करना है, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना है, प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और गरीबी जैसी समस्याओं के समाधान में प्रकृति आधारित समाधान नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशन खोजना है, प्रकृति के महत्व को पहचानना, संरक्षण सुरक्षित करना है। मुख्य रूप से यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करता है, बायोडाइवर्सिटी के सतत विकास के लिए काम करता है, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। तो आप इस तरह से भी याद रखोगे तो आपकी जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे जाएंगे आप आराम से क्लियर कर पाओगे। IUCN की रेड लिस्ट, IUCN का जो डेटाबेस है उसे IUCN रेड लिस्ट कहा जाता है, जिसमें वो लुप्त प्राय जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनका अध्ययन या मूल्यांकन करती है। से नेचर अलार्म सिस्टम भी कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो IUCN रेड लिस्ट को नेचर अलार्म सिस्टम भी कहा जाता है, जो पौधों और जानवरों की प्रजातियों की संरक्षण की स्थिति का सबसे व्यापक डेटाबेस होता है। यानी जो लुप्त प्राय जाती हैं उनके संरक्षण की स्थिति को जानने का व्यापक डेटाबेस बताती है। ये IUCN रेड लिस्ट को 1964 में स्थापित की गई थी और IUCN रेड लिस्ट में मुख्य रूप से ये ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, आया हुआ भी है एग्जाम में और आगे भी पूछा जा सकता है। विलुप्त होने के कगार पर खड़ी लुप्त प्राय संकटग्रस्त, ध्यान रखना 3 जातियों पर ही सबसे अधिक काम करती है, 3 कैटेगरीज पर। एक है लुप्त प्राय या संकटग्रस्त या स्पीसीज, दूसरी गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी CN स्पीसीज, और तीसरी प्रकार की संवेदनशील या सुरक्षित वल्नरेबल BU प्रजातियों को शामिल करती है। यानी मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की प्रजातियों का सबसे अधिक अध्ययन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के संस्कृत शिक्षा विभाग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा ये दुनिया भर में पशु पक्षियों फंगस पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण की स्थिति का आकलन करती है। मुख्य रूप से किस पर काम करती है, पशुओं पौधों और फंगस पर काम करती है। अब इसके IUCN ने जो रेड लिस्ट में जो कैटेगरीज दे रखी है उन कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरी शामिल कर दी है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कैटेगरीज कितनी है, और 3 कैटेगरीज पर ये मुख्य रूप से काम करता है जो मैंने आपको अभी बताई है। IUCN की संरक्षण श्रेणियां या कैटेगरी, प्रजातियों को इसलिए 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन कैटेगरीज के आधार पर प्रजातियों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक ऐसी कैटेगरी है, सबसे पहली आती है विलुप्त, एक्सटिंक्ट जिसको बोलते हैं, ब्लैक कलर से इसको व्यक्त किया जाता है। यानी जो प्रजातियां पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी हैं वो विलुप्त प्रजाति होती है और जिन्हें ब्लैक कलर से व्यक्त किया जाता है। इनके कलर जरूर आप ध्यान रख लेना 9 कैटेगरीज के, क्योंकि कई बार कलर्स के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरी है वन्य में विलुप्त या प्राकृतिक आवास में विलुप्त, यानी जो प्रजातियां अपने जंगली आवास में तो विलुप्त हो चुकी हैं और जिनको
जिनको दूसरी जगह से लाके बचाया जा रहा है वो जातियां आती है। जैसे आप अभी मान लेते हैं हमारा चीता है जो प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो चुका है, लेकिन दूसरी जगह से लाकर इसको वापस से स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड इसको किससे व्यक्त करते हैं? डार्क ब्राउन कलर से, यानी जिस कलर से व्यक्त करते हैं मैंने उसी कलर से इनको बना दिया है। ठीक है। तीसरी है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडर्ड स्पीसीज। इनको रेड कलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको रेड कलर से व्यक्त करते हैं, यानी जिनमें विलुप्त होने का अत्यधिक जोखिम है, यानी जो विलुप्त होने के अत्यधिक कगार पर है, जो एकदम से आउटलाइन बॉर्डर लाइन पर खड़ी है, जिनको जो अगर उनकी थोड़ा सा संरक्षण नहीं दिया गया तो कभी भी विलुप्त हो सकती है, ऐसी जातियों को क्रिटिकली एंडर्ड कहते हैं। ये रेड कलर से व्यक्त करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से घड़ियाल है, हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, सुमात्रा गैंडा है, स्कॉटिश वाइल्ड कैट है, अफ्रीकी वन हाथी है। तो एक तरह से अपन इसको व्यक्त करें, जिनकी संख्या 100 से भी कम होती है, ऐसी जातियां होती हैं सीएन जातियों के अंतर्गत आती है। आगे जाती है संकटग्रस्त, ईएन से इसको व्यक्त करती हैं, एंडेंजर्ड इसको बोला जाता है, जिनको ऑरेंज रेड से किया जाता है, यानी रेड से थोड़ा सा हल्का कलर। जंगली जानवरों की प्रजातियां जो उच्च खतरे में, यानी ऐसी जातियां हैं जो जिनको संरक्षित नहीं किया गया तो एक टाइम के बाद ही खत्म हो सकती हैं, यानी इनको बहुत अधिक खतरा है। ऐसी जातियों को, जंगली जानवरों की ऐसी जातियां संकटग्रस्त कहलाती हैं, यानी केवल एक ही या दो ही इलाकों में पाई जाती हैं, हर जगह पे ये नहीं होती है। जैसे एशियाई शेर है जो केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है, नीलगिरी तहर है, हरी कछुए हैं, कुछ यूरोपीय तितलियां और मधुमक्खियां, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे विलुप्त हो सकती हैं। पांचवें प्रकार की कैटेगरी में आती हैं असुरक्षित, संवेदनशील या बीयू से व्यक्त करते हैं वल्नरेबल जातियां, या अभेद या सुभेद जातियां भी इनको बोला जाता है। इनको किससे व्यक्त करते हैं? येलो कलर से व्यक्त करते हैं। वे प्रजातियां जो निकट भविष्य में संकट खतरा हो सकता है, यानी अगर इनको भी वही है आगे ध्यान नहीं दिया गया तो निकट भविष्य में आने वाले फ्यूचर में ये खतरे में आ सकती हैं। इनमें मुख्य रूप से जैसे हमारा हिम तेंदुआ है, काली गर्दन वाला सारस है, विशाल पांडा है, वो सब इनके अंतर्गत आते हैं। अगली जातियां हैं संकट के करीब, यानी एंटी से इसको व्यक्त करती हैं। नियर थ्रेटेड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज भी इनको बोला जाता है। कैसी स्पीसीज बोलते हैं इनको? रेयर स्पीसीज भी बोलते हैं। लाइट ग्रीन कलर से इनको व्यक्त करते हैं, यानी ये स्पीसीज पाई जाती है कहीं कहीं, कोई भी इलाके, एक विशेष इलाके में पाई जाती है, लेकिन इन पर कोई खतरा नहीं होता है। कम चिंताजनक एलसी लीस्ट कंसर्न है, जिनको ग्रीन कलर से व्यक्त किया जाता है, और इन जातियों पर कोई खतरा नहीं है। जैसे मंकी है, हिरण है, ऐसी जातियां हैं जिन पर अभी कोई खतरा नहीं है। डेटा अपर्याप्त, तो डीडी कुछ जातियां डेटा डेफिशिएंट, यानी ऐसी जातियां हैं जिनका भी पूर्ण रूप से ज़्यादा डेटा भी नहीं मिल पाया है। मूल्यांकन नहीं किया। इसके अलावा कुछ ऐसी, इसके बाद लास्ट की ऐसी चीज़ें जिनके बारे में अभी तक पता नहीं है, ना इनका मूल्यांकन किया गया है, वो आती हैं मूल्यांकन नहीं किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो मैंने बताया उनमें से ऊपर वाली जो कुछ जातियां हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे इसको चार्ट से हम समझें तो जैसे ऑल स्पीसीज जिनमें एबिलेटेड और नॉन एबिलेटेड में डिवाइड किया गया है, यानी इनका तो कोई मूल्यांकन ही नहीं है। एबिलेटेड स्पीसीज का भी हम देखें तो कुछ का तो एक्यूरेट डाटा है, फिक्स डाटा हमारे पास है, कुछ डेटा डेफिशिएंट है, डीडी हमारे पास डाटा नहीं है, तो इन जातियों के बारे में भी ज़्यादा मालूम नहीं है। एडिक्वेटेड डेटा जो आता है उसमें जैसे एक्सटिंक्ट है, विलुप्त जातियाँ, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड जातियाँ हैं। फिर इसमें आता है थ्री कैटेगरीज, मुख्य रूप से जाती हैं थ्री कैटेगरीज में, और यही है IUCN इस पर सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि इन्हीं जातियों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए सबसे अधिक काम करता है, जिसमें क्रिटिकली एंडर्ड रेड कलर से होती हैं, एंड एंडर्जड जो ऑरेंज रेड से होती हैं, वल्नरेबल जो येलो कलर से व्यक्त की जाती हैं। इन पर ही IUCN अधिक काम करता है। इसके अलावा नियर थ्रेटेड और लीस्ट कंसर्न जातियाँ होती है। तो ये पूरा जो मैंने आपको समझाया इसके चार्ट में इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि IUCN कौन कौन सी जातियों पर अधिक काम करती है, उन जातियों के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे IUCN की रेड डेटा बुक। IUCN जो रेड लिस्ट जारी करता है उसमें जो डेटा है वो एक बुक में डालता है। उस बुक का नाम क्या रखा है उन्होंने? रेड डाटा बुक। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा जारी की जाने वाली संकटग्रस्त, दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों, पौधों और जानवरों का रिकॉर्ड बुक होता है। रेड डेटा के बारे में मुख्य तथ्य।
अन्य नाम है इसका रेड लिस्ट, रेड डेटा लिस्ट भी बोलते हैं, या संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची भी इसको बोलते हैं। ध्यान रखना, रेड डेटा के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इसका प्रकाशन किसके द्वारा? IUCN के द्वारा किया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? लुप्त प्राय जाति जो है उनकी पहचान करना, उनके संरक्षण के लिए डेटा प्रदान करना होता है। रंग है, इसमें प्रजातियों के खतरे के अनुसार अलग अलग रंग है के पृष्ठ होते हैं, यानी जो रंग प्रजातियों को दिए जाते हैं, जो मैंने अभी बताए थे आपको, वो रंग कोडित रेड डेटा बुक में किए हुए हैं। ऐतिहासिक नाम, चूंकि इसकी उत्पत्ति रूस से मानी जाती है, इसलिए इसे पहले रूसी डेटा रेड डेटा बुक भी कहा जाता था। ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछ सकते हैं कि इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो इसको रूसी रेड डेटा बुक के नाम से भी जाना जाता है। किस बुक से? रेड डेटा, रूसी रेड डेटा बुक भी कहा जाता है। और इसे अक्सर जीवन का बैरोमीटर भी कहा जाता है, जो जैव विविधता के स्वास्थ्य को दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी RAS का जो 2025 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि रेड डेटा बुक का दूसरा नाम क्या है, तो इसे जीवन का बैरोमीटर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपको, रेड डेटा जो बुक है उसके बारे में भी आपको अच्छे से याद करना है। अब है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वर्तमान से जोड़कर कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा ये कब मनाया जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यह दिवस विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। एक तो ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1992 में इसी दिन जैव विविधता पर पहला कन्वेंशन अपनाया गया था। इसी दिन, किस दिन? 22 मई को। इसके अलावा वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। वर्ष 2000 इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत, क्योंकि आजकल थीम पे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ष 2025 का विषय है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मोनी विद द नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको याद कर लेना। तो इसकी जैव विविधता दिवस की 2025 की थीम क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, यह विषय। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्यों और 2030 सतत विकास लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने पर केंद्रित है, ताकि जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। तो आपसे इस तरह से एक पूरा स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं, या कथन कारण के रूप में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये दो, और भी ज़्यादा नहीं, तो ये आपको 2 पॉइंट्स तो आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, IUCN है, उसका क्या कार्य है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो भारत 1969 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से IUCN का स्टेट मेंबर बना था। यानी भारत कब बना था IUCN का स्टेट मेंबर? 1969 में। IUCN का भारत में कार्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में 2007 में स्थापित किया गया था। UNCVD जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, और इस संधि का एक पक्ष उसने जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। यानी UNCVD संधि हुई थी, उसके तहत जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। तो ये भारत का IUCN से कनेक्शन है। जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता। भारत ने वर्ष 2024 में जैव विविधता कन्वेंशन CVD, इसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता कन्वेंशन की 16वीं पक्षकार सम्मेलन COP 16 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा को आगे बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका प्रदर्शित की थी। तो यानी IUCN के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट कार्य भारत द्वारा क्या किए गए थे वो इसमें बताएं। COP 16 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा तैयार किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य प्रस्तुत करना दिसंबर 2024 में किया गया था। 30 अक्टूबर 2024 को संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना जारी की गई थी। संरक्षित आर्द्र भूमियों के विस्तार में इंपॉर्टेंट रोल निभाया गया था भारत के द्वारा बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में। और इसके अलावा पर्यावरण, वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राजस्थान वन विभाग व राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर उदयपुर में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया था। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जैव विविधता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पे किया गया था? उदयपुर में किया गया था। किस किसने के सहयोग से हुआ था?
पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राजस्थान वन विभाग व राज्य विविधता बोर्ड के सहयोग से। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून की पूर्व संध्या पर प्लास्टिक प्रदूषण समाप्ति पर आधारित एक 15 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान की भी शुरुआत की गई थी। ये आपके करंट वाले डेटा में ऐड हो सकते हैं, तो आप करंट से भी जोड़ के पढ़ सकते हैं और जैव विविधता से जोड़ के भी पढ़ सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के उन्मूलन को लेकर जनसंपर्क और नीति चर्चा को सशक्त बनाना था। संस्था और है विश्व संरक्षण कांग्रेस। विश्व संरक्षण कांग्रेस क्या होती है? तो विश्व संरक्षण कांग्रेस प्रत्येक 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसमें सदस्यों की सभा होती है और जो IUCN की सर्वोच्च निर्माणकारी संस्था है। यानी विश्व संरक्षण कांग्रेस क्या है? IUCN की सर्वोच्च निर्माणकारी संस्था है और इसकी सभा जो होती है प्रत्येक 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है। जहाँ IUCN सदस्य सिफारिशों पर मतदान करके वैश्विक संरक्षण एजेंडा निर्धारित करती है। प्रस्ताव और IUCN कार्यक्रम को पारित करके सचिवालय के कार्य का मार्गदर्शन भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 जो है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में 17 अक्टूबर 2025 को संपन्न की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बार की जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है कहाँ हुई थी? अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात में की गई थी और 17 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। ये क्वेश्चन आप टिक लगा लो, 100% आने के चांसेस हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी आ गया, साथ में जैव विविधता से भी इसको जोड़ सकते हैं। सदस्यों की सभा में क्या प्रस्ताव मुख्य रूप से रखे गए थे? रणनीतिक विजन, और भी ज़्यादा नहीं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको तो आप याद कर ही लेना। रणनीतिक विजन 20 वर्षीय रणनीतिक विजन और अगले 4 साल की अवधि के लिए एक नया कार्यक्रम अनुमोदित किया गया। अबू धाबी कॉल टू एक्शन, इसके तहत निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में कार्य करने को संपन्न करना। प्रकृति की मानव कल्याण की बुनियाद के रूप में पुनः पुष्टि करना, बहुपक्षपात को संयुक्त सशक्त बनाना, न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, प्रकृति और जलवायु कार्यों के लिए कार्रवाई के लिए संसाधन को बढ़ावा देना। तो ज़्यादा भी नहीं तो 2 पॉइंट तो होने चाहिए। रणनीतिक विजन, अबू धाबी कॉल टू एक्शन। तीसरा है सिंथेटिक बायोलॉजी और प्राकृतिक संरक्षण पर प्रथम नीति। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट नीति बनाई गई है प्राकृतिक संरक्षण, सिंथेटिक बायोलॉजी और प्राकृतिक संरक्षण पर, इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस नीति में क्या किया गया है? तो प्राकृतिक सिंथेटिक बायोलॉजी और प्राकृतिक संरक्षण पर प्रथम नीति बनाई गई, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस नीति में कहा गया है कि सिंथेटिक बायोलॉजी से बड़े लाभ मिल सकते हैं, जैसे लुप्त आनुवंशिक विविधता को पुनर्स्थापित करना, आक्रामक विदेशी प्रजातियों का नियंत्रित करना। हालांकि इससे अनचाहे पारिस्थितिक दुष्प्रभाव को खतरा भी है, इसलिए एक संतुलन नीति आवश्यक है। तो सिंथेटिक बायोलॉजी नीति किस के तहत पेश की गई है और इसमें क्या बताया गया है? क्योंकि ये फर्स्ट नीति है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको अगर आपसे पूछ लेते हैं कि इस नीति में क्या है, तो आनुवंशिक विविधता को पुनर्स्थापित करना या आक्रामक विदेशी प्रजातियों का नियंत्रित करना, इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। मुख्य उद्देश्य हैं 2 इसके, ठीक है। अब है इसके अलावा हालिया फोकस, मतलब रिसेंट IUCN के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, क्या प्रोग्राम तय किए गए हैं। तो IUCN ने वर्तमान में नेचर 2030 प्रोग्राम यानी नेचर 2030 प्रोग्राम के तहत भूमि, जल, महासागरों और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए काम कर रहा है, जो 2026 से 2029 की अवधि के लिए जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास पर केंद्रित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालिया इसका क्या प्रोग्राम चल रहा है? तो नेचर 2030 प्रोग्राम IUCN के द्वारा चलाया जा रहा है। यह प्रजातियों के या स्पीसीज के संरक्षण के लिए स्पीसीज थ्रेट एबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन यानी स्टार जैसी तकनीक का उपयोग करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सी तकनीक का उपयोग करता है? स्टार, नाम भी पूछ सकते हैं। स्पीसीज थ्रेट एबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन तकनीक का प्रयोग करता है। तो अभी डिटेल में हम देख लेते हैं IUCN के मुख्य वर्तमान कार्यक्रम और लक्ष्य। सबसे पहला कार्यक्रम इसके द्वारा चलाया जा रहा है नेचर 2030 प्रोग्राम। नेचर 2030 यह एक 10 वर्षीय ढांचा है जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप काम करता है।
दूसरा प्रोग्राम है IUCN कार्यक्रम 2026 से 2029 तक। यह कंजर्वेशन कार्यों को व्यापक बनाने के लिए 24 विशिष्ट लक्ष्यों के साथ काम कर रहा है। ज़्यादा भी नहीं तो ये जो मुख्य मुख्य प्रोग्राम के नाम है ना, जो मैंने रेड से कलर से किए हुए हैं, उनको तो आपको याद रखना ही है। ये लक्ष्य है IUCN के। रेड लिस्ट का विस्तार 2021 से 2030 तक योजना के तहत 2,60,000 यानी प्रजातियों का आकलन करने और 1,42,000 प्रजातियों का पुनर्मूल्यांकन करने का लक्ष्य है। प्रजाति संरक्षण SSC प्रजातियों के विलुप्त होने के रुझानों को उलटने के लिए रिवर्स द रेड अभियान चलाया जा रहा है। यानी पूछ सकते हैं रिवर्स द रेड अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? IUCN के द्वारा प्रजातियों के विलुप्त होने के रुझानों को उलटने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? रिवर्स द रेड। एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम ITSCP। यह कार्यक्रम 2027 तक एशिया में बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम भी किसके द्वारा चलाया जा रहा है? IUCN के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा हरित स्थिति मूल्यांकन ग्रीन स्टेटस असेसमेंट, यह प्रजातियों के पुनर्प्राप्ति रिकवरी का आकलन करने के लिए है, जैसे कि शेरों के लिए शुरू गया है। हालांकि नाम से पता चल रहा है हमें, जैसे हरित स्थिति मूल्यांकन, तो हमें लगेगा कि हम पेड़ों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए है? ये विलुप्त होती है जो प्रजाति है उनकी रिकवरी के लिए चलाया जा रहा है। स्थानीय समुदायों का समर्थन स्वदेशी लोगों के अधिकारों और पारंपरिक ज्ञान को शामिल करती है उनकी आजीविका में सुधार के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके लिए उन्होंने चालू कौन सा कार्यक्रम चलाया है? स्थानीय समुदायों का समर्थन। तो IUCN की जरूरत जितने भी वर्तमान में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मैंने आपको सारे अभी तक के बता दिए हैं, जिसे चाहे आप हालिया विकास से जोड़कर पढ़ना, चाहे जैव विविधता के वर्तमान लक्ष्य से पढ़ना, लेकिन आपको ये पूरे अच्छे से पढ़ने हैं। अब जैव विविधता के संरक्षण के लिए सम्मेलन। जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए समय समय पर पूरे वर्ल्ड में सम्मेलन किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था 1992 में 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन UNCED किया गया था, जो ऐतिहासिक सम्मेलन था तथा जैव विविधता पर सम्मेलन, इसमें कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBT पर इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। ये 29 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। उसके बाद दूसरा सम्मेलन सन 2002 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जो किस पे काम करता था? सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें लगभग 190 देशों ने शपथ ली कि वे सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे, यानी जैव विविधता को नुकसान होने वाली क्षति को कम करेंगे। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था जैव विविधता पर कन्वेंशन, जिसको बोला गया है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम CBD भी कहते हैं। CBD COP15 2022 में हुआ था यह सम्मेलन मॉन्ट्रियल में। कौन सा हुआ था? कब हुआ था? मॉन्ट्रियल में ये सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में ऐतिहासिक कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा अपनाया गया था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा, जिसका मुख्य लक्ष्य 2030 तक पृथ्वी के 30% भूमि और समुद्र को संरक्षित करना, यानी 30x30 की पहल। इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं 30x30 पहल क्या है? 2030 तक पृथ्वी के 30% भूमि और समुद्र को संरक्षित करना, यही 30x30 पहल है, जो कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा सम्मेलन के तहत की गई थी। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया था, उसमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना और पूर्व रणनीतिक योजनाओं को सुदृढ़ करना। इस ढांचे में वर्ष 2050 तक 4 मुख्य लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 23 लक्षित उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है, जो योजना, निगरानी, रिपोर्टिंग, वित्त और क्षमता के विकास को कवर करते हैं। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही लाइन है कि 30x30 पहल क्या है और किसके लिए, कब ये चालू की गई थी। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा में ये शुरू की गई थी। इसके अलावा कुछ और एक सम्मेलन हुए थे, जैसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में हुआ था। यह जैव सुरक्षा पर एक समझौता है, जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जीवी संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण, हैंडलिंग और उपयोग पर केंद्रित है। नागोया प्रोटोकॉल किया गया था 2010 में, जो कि अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारे से संबंधित है। हालांकि इतना भी याद नहीं रहे तो बस इसमें तो ये पता होना चाहिए आपको कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल 2010
क्या थे। ठीक है, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि तो कुनमिन मॉन्ट्रियल वैश्विक जैविक ढांचा हुआ था, जो कि अभी हुआ था इसके लिए, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का सतत विकास और आईसीएन रेड लिस्ट जैसी मुख्य संस्था, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था, और इसकी जो वर्तमान से इसको जोड़कर भी पूरा मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना, एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर फंस जाते हैं। अब आपको लगता होगा कि इसमें जो क्वेश्चन पहले कैसे आए हुए हैं, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ, जितने भी PYQ इसमें पहले पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा विभाग की 2024 वाली जो एग्जाम हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के संरक्षण के उद्देश्य वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में संबंधित नहीं है। देखिए, मैंने अभी बताया था कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रजातियों पर काम करता है। कौन कौन सी पे काम करता है? एंडस्ड स्पीसीज पर यानी EN पर काम करता है, वल्नरेबल BU पे काम करता है, और तीसरी पे किस पे काम करता है? रेयर स्पीसीज पे काम करता है, लेकिन विलुप्त प्रजातियों पर ये काम नहीं करता है। तो इसमें तीसरा कौन सा हो जाएगा? इसमें विलुप्त प्रजातियां इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसमें शामिल कौन सी नहीं है? विलुप्त प्रजातियां इसमें शामिल नहीं है। इसमें पूछा गया है स्कूल लेक्चर एग्जाम अभी हाल ही जो 2025 की हुई थी, इसमें ग्रुप 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, संकटापन्न प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना, इन विट्रो निषेचन, युग्मों का निम्न ताप पर परिरक्षण। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक्स सिटू यानी जो अपने स्थान या आवास से निकाल कर दूसरी जगह पे संरक्षण किया जाता है, ये भी मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, वो संरक्षण होता है। जो संकटापन्न प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। और ये तीनों, इसके अलावा जो तीनों संरक्षण है वो किसमें आते हैं? हमारे एक्स सिटू या बाह्य स्थानीय संरक्षण में आते हैं। तो दूसरा आंसर नहीं होगा, इसके अलावा सारे आंसर इसमें होंगे। तो जिसमें जिसमें भी बी दे रखा है वो आंसर काट दो, तो इसका आंसर एक ही बच जाता है, केवल ACD। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको पूरे कराए भी हैं, उसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा मैंने बताया, एक और अगला क्वेश्चन आया था, IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है जीवन का दर्पण, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर या जीवन का बैरोमीटर, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ये RS प्री 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जीवन का बैरोमीटर किसको कहते हैं? IUCN की रेड लिस्ट को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन इसमें पहले पूछा गया है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था? स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2010 में 20 अक्टूबर 2022 को जो एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया। तो फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन है केवल करंट से जोड़कर पढ़ाया गया है। करंट वाले जो भी टाइगर रिजर्व बनते हैं, नेशनल पार्क बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको आप पढ़ना है। तो उस टाइम इसका आंसर आया था रामगढ़ बिजदारी, राजस्थान। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? तो 2020 की एग्जाम है, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2019 वाली थीम पूछी गई थी, लेकिन हाल ही में आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो आपसे किसकी थीम पूछी जाएगी? 2025 वाली थीम आपसे पूछी जाएगी, जो मैंने आपको पूरी तरह से बता दी है। अगला क्वेश्चन आया था, इसमें एक प्राणी जो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है, स्कूल लेक्चर एग्जाम 2012 में पूछा गया था, कहाँ पे पाया जाता है? गैंडा में। यानी जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क मैंने कराए हुए हैं, तो उनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, के साथ ही हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक खत्म होता है। तो इसमें आप अपने नोट्स तैयार कर लेना, चाहे आप इससे पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद छोटे छोटे से 2 टॉपिक हैं, जिनमें केवल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं केवल उनको पढ़ाऊंगी, जिसमें आपका प्राकृतिक संरक्षण का प्रबंधन है और एक पर्यावरण संरक्षण है। जिसमें पर्यावरण संरक्षण में तो हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं, जैसे मुख्य रूप से आता है आपका बायोमैग्निफिकेशन आता है, DDT वाला टॉपिक आता है ना। इसके अलावा यूट्रिफिकेशन वाला टॉपिक आता है, ये ओजोन गैस इफेक्ट आता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आता है, ओजोन डिप्लेयर आता है। ये बस ये इंपॉर्टेंट 3-4 टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ेंगे, साथ ही इसका टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही आपकी जो साइंस है लगभग पूरी हो जाएगी। तो इसकी मैं आप वीडियो डाल दूंगी, साथ में टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इसको देख लेना, पढ़ लेना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।